तभी गु जिनचेन की मम्मी खुश हो जाती है और कहने लगती है कि तुम दिल की सबसे अच्छी हो। और तभी वहाँ से वो जाने लगती है, लेकिन गु जिनचेन उसके पीछे जाने लगता है। 3 दिन बाद जब चाइनीज मेडिकल टीम की मीटिंग होती है, उस दिन गु जिनचेन और उसकी मम्मी हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं जो कि यूनिवर्सिटी का होता है, और उन्हीं के साथ सूचिन भी आई हुई होती है। शाओरू गु जिनचेन और उसकी मम्मी का वेलकम करती है और कहने लगती है कि सूचिन भी आएगी, मैंने तो सोचा भी नहीं था। तभी सूचिन कहती है कि आप लोग अंदर चले जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगी। तभी वो कहने लगती है कि मेरी डीन से बात हो रखी है, वो मेरे लिए सीट बचा देंगे, मैं उन्हीं के साथ आ जाऊंगी। और ये बातें सुनकर शाओरू सोचने लगती है कि आखिर ये है कौन जो डीन के साथ आएगी। तभी गु जिनचेन की मम्मी सोचने लगती है कि क्या सच में वो डीन से बात कर पाती है। लेकिन तभी वो लोग अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर शाओरू गु जिनचेन की मम्मी को अपने अंकल से मिलाती है, जिनसे गु जिनचेन की मम्मी थैंक यू बोलती है कि आपने मेडिकल डॉक्टर को मेरे लिए ढूंढ लिया। लेकिन तभी शाओरू के अंकल के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। उन्हें याद आता है कि कैसे उन्होंने एक फेक आदमी को मेडिकल डॉक्टर बनने को बोला है, और ये सब शाओरू और उसके अंकल की प्लानिंग थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वैसे भी कौन सा मेडिकल डॉक्टर को किसी ने देखा हुआ है, किसी को भी पता नहीं चलेगा। और तभी वहाँ पर मेडिकल डॉक्टर आ जाते हैं जो कि फेक होता है, जिसे शाओरू के अंकल ने लेकर आया हुआ होता है। और जैसे ही वो गु जिनचेन की मम्मी को उनसे इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर सूचिन आ जाती है और बोलने लगती है कि अगर ये मेडिकल डॉक्टर है तो आखिर मैं कौन हूँ। तभी शाओरू बोलने लगती है कि तुम ये क्या कह रही हो, क्या तुम ये बोलना चाहती हो कि तुम मेडिकल डॉक्टर हो, कम से कम इतना झूठ तो मत बोलो। तभी वहाँ पर डीन भी आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सूचिन के बारे में ऐसे बोलने की, क्या तुम जानते भी हो कि वो कौन है। तभी शाओरू बोलने लगती है कि तुम बूढ़े आदमी को कौन सा पता है, तुम तो जब देखो इसी कॉलेज में पढ़े हुए होते हो। लेकिन डीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और इसी के चलते उनको अटैक पड़ जाता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग डीन को घर पर लेकर जाते हैं और तभी सब बोलने लगते हैं कि मेडिकल डॉक्टर ही उनको ठीक करेंगे। तभी क्योंकि वो फेक होता है तो वो सोचने लग जाता है कि आखिर मैं ऐसा कैसे करूँगा। और फिर शाओरू के अंकल भी टेंशन में आ जाते हैं और फिर वो कवर अप करने के लिए बोलते हैं कि ऐसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट मेडिकल डॉक्टर नहीं लेते हैं। तभी गु जिनचेन बोलता है कि वो प्रोजेक्ट नहीं लेते या फिर उन्हें आता ही नहीं है। लेकिन तभी शाओरू अपने अंकल के पास बोलती है कि इस बारे में मैं देखती हूँ। तभी वो मेडिकल डॉक्टर के पास जाती है जो कि एक फेक आदमी होता है और उसके कानों में बोलने लगती है कि तुम्हें बस थोड़ा सा एक्टिंग करनी है, और फिर उसके हाथ में वो एक मेडिसिन दे देती है और उसे देकर कहती है कि इसे तुम उसे खिलाओगे तो वो एकदम से जाग जाएगा। उसके बाद वो आदमी जाकर डीन को ठीक करने चला जाता है और जैसे ही वो उस मेडिसिन को देता है, डीन को थोड़ा सा होश आ जाता है। तभी शाओरू बोलने लगती है कि मैंने तो कहा ही था कि ये मेडिकल डॉक्टर है। तभी डीन उन लोगों को गालियाँ देने लगते हैं और फिर उन्हें उल्टी हो जाती है और वो फिर से बेहोश हो जाते हैं। तभी सब के सब सूचिन को बोलने लगते हैं कि तुम्हें डीन को देखना चाहिए, अब तुम्हें उन्हें ठीक कर सकती हो। तभी वो जाकर उन्हें देखने लगती है और वो अपने नीडल्स वाले ट्रीटमेंट से डीन को ठीक कर देती है, जिससे वो एकदम से होश में आ जाते हैं। और तभी शाओरू देखने लग जाती है कि ये कैसे हो गया। और इसी से पहले शाओरू ने सूचिन से शर्त लगाई थी कि अगर तुमने डीन को ठीक कर लिया तो मैं तुम्हें जो बोलोगी वही करूंगी। और सूचिन ने कहा था कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, तुम इस शहर को छोड़कर चली जाओगी। और तभी शाओरू डीन से माफ़ी मांगने लग जाती है कि प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, लेकिन वो उसे धक्का मार देते हैं और फिर शर्त के मुताबिक उसको शहर छोड़कर जाना पड़ता है। ये सारी बातें सुयान की मम्मी को पता चल जाती है कि शाओरू को शहर से निकाल दिया गया है। और जैसे ही सुयान ये सब सुनती है, वो जल्दी से शाओरू के पास जाने लगती है इस बात का रीज़न पूछने के लिए। तभी जैसे ही वो शाओरू से मिलती है, शाओरू उसको सच नहीं बताती और कहने लगती है कि तुम्हारी बहन भी उस मेडिकल डॉक्टर से मिली हुई है।
फिर जैसे ही वो घर जाती है वो अपनी मम्मी को बताती है कि उसने शाओरू से जब पूछा तो उसने बताया कि मिरेकल डॉक्टर का कांटेक्ट सुचिन से भी है। तभी सुयान की ग्रैंडमा बोलने लगती है कि अगर मिरेकल डॉक्टर मिल जाते तो सुयान के पैर भी ठीक हो सकते थे, लेकिन वो तो सुचिन की फ्रेंड निकली, अब क्या होगा। उसके बाद सुयान अपनी ग्रैंडमा को बताती है कि मुझे ये दवाई शाओरू ने दी है और उसने कहा है कि इस दवाई से मेरा पैर ठीक हो जाएगा, लेकिन ये आधी ही है। तभी उसकी ग्रैंडमा पूछने लगती है कि उसने आधी क्यों दी, बाकी की कहाँ है। तभी सुयान बोलती है कि उसने मुझे कहा कि वो बाकी की मुझे तब देगी जब मैं सुचिन को मार दूंगी। तभी गुचिन की मम्मी सुचिन को कहती है कि अब तुम ही मिरेकल डॉक्टर हो तो प्लीज तुम मेरे बेटे को ठीक कर दो। तभी वो कहती है कि आप चिंता मत करिए, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। तभी उसे याद आता है कि ये तो उसके और गुचिन के बीच में डील हुई थी कि अगर वो उसको ठीक कर देगी तो वो उसको उसके भाई से मिलाने में मदद करेगा, और ये गुचिन ने सिर्फ सुचिन को रोकने के लिए किया था क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा था। तभी सुचिन ट्रीटमेंट शुरू करती है, जिसके बाद वो गुचिन के सामने टब लाकर रख देती है और तभी वो उल्टी कर देता है, वो भी खून की, जिसे देख उसकी मम्मी डर जाती है। लेकिन फिर सुचिन बताती है कि ये तो टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, ये गंदा ब्लड है जिसे बाहर निकलना ही पड़ेगा। उसके बाद वो गुचिन को ऊपर लेकर जाती है जहाँ पर उसको हॉट वाटर के टब में दवाई डालकर नहाने को कहती है, लेकिन उसको वहीं पर रुकना पड़ता है। तभी गुचिन पूछता है कि क्या तुम ऐसे ट्रीटमेंट बाकी लोगों का भी करती हो, तो वो कहने लगती है कि ये तो कभी कभी करना ही पड़ता है, लेकिन तुम पहले हो जिसके साथ मैंने ये ट्रीटमेंट किया है। तभी वो बोलने लगता है कि मेरे अलावा ऐसा ट्रीटमेंट किसी के साथ भी मत करना। उसके बाद वो उसके करीब आता है और तभी उसे कॉल आने लगता है। सुयान हॉस्पिटल में जाकर धोखे से अपनी मम्मी और ग्रैंडमा के साथ मिलकर सुचिन की ग्रैंडमा को किडनैप करवा देती है, जिसके बाद वो उसको कॉल करते हैं और फिर सुचिन को गुस्सा आ जाता है तो वो जल्दी से सू फैमिली में जाती है और ग्रैंडमा से जाकर पूछने लगती है कि मुझे बता दो कि मेरी ग्रैंडमा किधर है। तो वो कहने लगती है कि मैं ही तो तुम्हारी ग्रैंडमा हूँ, तुम ये क्या बात कर रही हो। तभी सुचिन कहती है कि तुम्हें तो पक्का पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ, जल्दी से मुझे बता दो मेरी ग्रैंडमा किधर है। जब वो नहीं बताती है तो फिर गुचिन भी बोलता है अगर आप नहीं बताएंगी तो मैं अपनी फैमिली का कोऑपरेशन आपकी फैमिली से तोड़ दूंगा, लेकिन तब भी वो नहीं बताती है। तभी सुचिन उनको धमकी दे देती है कि अगर मेरी ग्रैंडमा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी सुयान अपनी ग्रैंडमा से पूछती है कि कहीं ये कुछ गड़बड़ न कर दे, अब हम इसका क्या करेंगे। तभी उसकी ग्रैंडमा बोलने लगती है कि तुम चिंता मत करो, जो सीक्रेट इन्वेस्टिगेटर है उनसे मेरा कांटेक्ट है और वो उसको मार कर रहेंगे। जैसे ही सुचिन अपनी ग्रैंडमा को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचती है, वो देखती है कि सीक्रेट इन्वेस्टिगेटर्स उसको मारने वाले होते हैं। तभी वो उनके सामने अपना चेहरा रिवील कर देती है, जिसे देख वो लोग बोलने लगते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और वो लोग उसे नहीं मारते क्योंकि सुचिन भी उन्हीं की टीम की होती है, तो भला वो उसको क्यों मार सकते थे। उसके बाद वो अपनी ग्रैंडमा से पूछती है कि आपने भला ऐसा क्यों किया, आप हॉस्पिटल से क्यों गई। तभी ग्रैंडमा बताती है कि उन लोगों ने मुझे तुम्हारे नाम से धमकी दी थी कि वो तुम्हें मार देंगे। तभी वो बोलने लगती है कि मुझे उन्हें मजा चखाना ही पड़ेगा, और फिर वो अपने इन्वेस्टिगेटर्स से ग्रैंडमा सू को कॉल करवाती है, और जैसे ही वो कॉल उठाती है वो पूछने लग जाती है कि क्या तुमने सुचिन को मार दिया। तभी इन्वेस्टिगेटर्स बोलने लगते हैं कि उसको मारने के तो हम ज़्यादा पैसे लेंगे, तुमने तो बहुत कम पैसे दिए हैं। तभी ग्रैंडमा बोलने लगती है कि हमने तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए हैं, अब तो तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। तभी इन्वेस्टिगेटर कॉल काट देता है, और तभी ग्रैंडमा सोचने लगती है कि हमें तो किसी भी तरीके से सुचिन को मरवाना ही पड़ेगा, अब चाहे उसकी कितनी भी कीमत हो। तभी वो अपनी कंपनी में कॉल करके बोलने लगती है कि जितने भी पैसे हैं मुझे बता दो। तभी कंपनी में उन्हें एम्प्लॉयज़ बोलते हैं कि आप किन पैसों की बात कर रही है, पूरी कंपनी तो बैंकरप्ट हो चुकी है। ये बात सुनकर ग्रैंडमा का तो दिमाग ही खराब हो जाता है।
और तभी वहाँ पर इन्वेस्टिगेटर्स आ जाते हैं और तभी ग्रैंडमा डरने लग जाती है और उनके साथ साथ सुयान और उसकी मम्मी भी। तभी इन्वेस्टिगेटर बोलने लगता है कि आप आखिर डर क्यों रही हैं? क्या आपको मेरी आवाज़ पहचानी हुई नहीं लग रही है? फिर इन्वेस्टिगेटर्स उन पर अटैक करने वाले होते हैं जिससे वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं। तभी गु जिनचेन के साथ दूसरे सीन में सूचिन अपनी ग्रैंडमा को लेकर चल रही होती है। तभी उसे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ जाता है जिसमें उससे बोला जाता है कि तुम जल्दी से चाइनीज मेडिकल कॉलेज में आ जाओ, यहाँ पर कुछ लोगों को इमरजेंसी है। तभी वो बोलती है कि गु जिनचेन तुम मेरी ग्रैंडमा को अपने साथ लेकर चले जाना, मुझे अभी इमरजेंसी जाना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही सूचिन वहाँ जाती है वो तो कुछ और ही देखती है। पीछे से सुयान उसको अटैक करने की कोशिश कर रही होती है और कहती है कि मैं तुम्हें आज मार ही दूंगी। लेकिन सूचिन तो बहुत स्मार्ट होती है तो वो उसको मार गिराती है। तभी सूचिन सुयान को बोलने लगती है कि अगर तुम अपनी बैंकरप्ट कंपनी को संभाल नहीं पा रही तो तुम पागलों की तरह क्या मेरे पास आकर अटैक करने लग जाओगी। तभी सुयान कहने लगती है कि ये सब तुमने ही किया है, क्या तुम अपनी ही फैमिली के साथ ऐसा करोगी? अगर इस बारे में गु जिनचेन को पता चला तो वो आखिर तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। तभी सूचिन कहने लगती है कि गु जिनचेन तो मेरा फियांसे है जो कि पहले तुम्हारा था, आखिर वो मुझे क्यों निकालेगा। तभी सूचिन उसे कुछ धमकियां देकर वहां से चली जाती है और कहने लगती है कि इतना भी बहुत है कि मैं तुम्हें जिंदा रहने दे रही हूँ, वरना तुमने तो अपनी हदें ही पार कर ली है और आगे से अगर कुछ ऐसा हुआ तो सिर्फ बैंकरप्सी और ये सब नहीं होगा बल्कि इससे भी ज्यादा तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए जरा संभल के रहना। तभी सूचिन और गु जिनचेन अपने घर चले जाते हैं जहाँ पर गु जिनचेन की मम्मी उनके सूप में कुछ ड्रग्स मिला देती है जिसकी वजह से गु जिनचेन को थोड़ा सा डिजी फील हो रहा होता है और फिर वो कमरे में जाकर सूचिन के साथ रोमांस करने लगता है और फिर रात को वो इंटीमेट होते हैं और फिर अगले दिन वो जब उठते हैं तभी वहाँ से सूचिन भाग जाती है और उसी टाइम गु जिनचेन को एक कॉल आता है अपने असिस्टेंट का कि जल्दी से आप न्यूज़ में देखिए। उसके बाद गु जिनचेन देखकर हैरान रह जाता है कि न्यूज़ में सुयान ने इनोसेंट बनने के लिए सूचिन के साथ जो कल वो मिली थी उसी चीज़ की रिकॉर्डिंग कर ली है ताकि वो उसे एडिट करके न्यूज़ में लेकर आ सके और अपनी बैंकरप्ट कंपनी को बचा सके। और फिर उसने वीडियो टेलीकास्ट में सभी को बोला हुआ होता है कि सूचिन ने तो मेरे फियांसे को भी छीन लिया और अब हमारी कंपनी भी बैंकरप्ट हो गई है, वो भी सिर्फ उसी की वजह से। और फिर वो अपने मगरमच्छ के आंसू लेकर सबके सामने गिड़गिड़ाने लगती है। तभी गु जिनचेन बोलने लगता है कि लगता है उनको जो तुमने पनिशमेंट दी थी वो बहुत कम थी। तभी सूचिन गु जिनचेन को बोलने लगती है कि मैंने तो तुम्हारी बीमारी ऑलमोस्ट ठीक ही कर दी है, क्या तुम अब मुझे मेरे भाई से मिला दोगे? तभी गु जिनचेन मन में सोचने लगता है कि आखिर मैंने तो सूचिन से प्रॉमिस किया है तो मुझे उसके भाई को उससे मिलाना ही होगा, लेकिन एक बार मुझे उसके भाई से बात करनी होगी और उसकी टोन का पता करना होगा, उससे पहले मैं उससे सूचिन की बात नहीं करवा सकता। जैसे ही गु जिनचेन अपने घर से निकलने लगता है तभी सूचिन अपने इन्वेस्टिगेटर से पता लगाती है कि आखिर गु जिनचेन की लोकेशन कहाँ पर आ रही है और वो वही लोकेशन ट्रैक करते करते एक क्लब में पहुंच जाती है जहाँ पर गु जिनचेन सूचिन के भाई सू मुचिंग से मिलता है और मिलकर वो सू मुचिंग से बात करता है कि आखिर तुम इस सिटी में कितने दिन तक हो। तभी सू मुचिंग बोलता है कि मैं बस यहाँ पर 1-2 दिन ही हूँ, मुझे जाना ही होगा। तभी गु जिनचेन सू मुचिंग को बताता है कि सूचिन तुमसे मिलना चाहती है और इसी बात से सू मुचिंग भड़क जाता है और कहने लगता है कि आखिर तुमने सूचिन को मेरे बारे में क्यों बताया, ये टाइम सही नहीं है कि मैं अपनी बहन से मिलूं। तभी वहाँ पर सूचिन आ जाती है और फिर उसका भाई बोलने लगता है कि अगर तुमने मुझे अब देख ही लिया है तो मैं तुम्हें सच का बता ही देता हूँ। तभी उसका भाई उसको बताता है कि एक दिन मैंने एक आदमी को हमारे पापा के बारे में कुछ बोलते हुए सुना और उसी दिन से हमारे पापा गायब हो चुके हैं और इसी वजह से मैं अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा हूँ कि अब मैं मर चुका हूँ ताकि मैं चुपके से इन्वेस्टिगेट कर सकूँ कि आखिर हमारे पापा कहाँ हैं, क्योंकि मैं उनको वापस लेकर आना चाहता हूँ। जब तक सूचिन कुछ बोल पाती
तभी तक सू मूचिंग के पीछे कुछ लड़के पड़ जाते हैं और वो समझ जाता है कि उसके पीछे अब खतरा है, तो उसे वहाँ से जल्दी निकलना ही पड़ेगा। तभी वो सूचिन को कहने लगता है कि तुम अपना ध्यान रखना, मैं हमारे पापा को वापस लेकर आऊँगा, तभी तुमसे मिलूंगा, अभी मुझे जाना ही होगा। उसके बाद जाते जाते सू मूचिंग गु जिनचेन को बोल के जाता है कि तुम्हें मेरी बहन की बहुत ज़्यादा केयर करनी होगी, उसे किसी भी मुसीबत में पड़ने मत देना। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी गुंडे उसके पीछे आ रहे होते हैं और फिर सूचिन और गु जिनचेन घर चले जाते हैं, जहाँ पर गु जिनचेन का इन्वेस्टिगेटर और उसका असिस्टेंट उसे आकर बोलता है कि मीडिया वाले तो सूचिन के पीछे ही पड़ गए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सू फैमिली की तरफ से जो सारी बातें वो बोल रहे हैं वो सच है और सूचिन एक बुरी लड़की है। और इसी बात से गु जिनचेन को गुस्सा आ जाता है और वो फोन में ये वीडियो देखकर फोन को ही पटक देता है। तभी सूचिन बोलने लगती है कि तुम मुझे उन्हें हैंड ओवर कर दो, क्योंकि तुम्हारी कंपनी की भी तो स्टॉक्स गिरने लगेंगी और उससे तुम्हें काफी लॉस हो जाएगा। लेकिन फिर गु जिनचेन बोलने लगता है कि तुम मेरी फियांसे हो और तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और अगर ये छोटे मोटे लोग आकर मेरे स्टॉक्स गिरा भी दे तो मेरी कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरे लिए तो तुम ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। तभी सूचिन बोलने लगती है, तो क्या तुम मेरे साथ सू कॉन्फ्रेंस रूम में चलना चाहोगे? तो गु जिनचेन कहता है ठीक है, और फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। और जैसे ही वो कार में बैठते हैं, सारे मीडिया वाले उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। तभी सूचिन बड़े स्मार्टली बोलने लगती है कि आप सभी भी सू कॉन्फ्रेंस हॉल में आ जाइए, सभी के आंसर्स मिल जाएंगे। तभी सू कॉन्फ्रेंस हॉल में सारे मीडिया वाले सू फैमिली से क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, जिनका वो लोग उल्टा ही आंसर दे रहे होते हैं। वो सूचिन को हर तरीके से बुरा बता रहे होते हैं कि वो तो क्रिमिनल और गैंगस्टर टाइप की लड़की है, स्मोकिंग हो चाहे ड्रिंकिंग, वो सब कुछ करती है। तभी एक मीडिया वाली पूछने लगती है कि अगर ऐसा ही था तो आपने उन्हें अपनी फैमिली में वापस क्यों ले लिया? और तभी सुयान कहने लगती है क्योंकि वो तो मेरी बहन है, हम उसके साथ भला ऐसा क्यों कर सकते हैं? और तभी वो रोने लगती है और अपनी फेक इनोसेंस दिखाने लगती है और कहती है कि उसने तो मेरे फियांसे को भी मुझसे छीन लिया। तभी वहाँ पर सूचिन और गु जिनचेन आ जाते हैं और सूचिन कहने लगती है कि क्या बकवास कर रही हो। तभी मीडिया वाले बोलने लगते हैं कि ये बकवास है तो आप हमें सच बता दीजिए। तभी सुयान कहने लगती है कि मैं तो तुम्हारे बारे में ये सब चीज़ें नहीं बताती, लेकिन तुमने तो हद ही पार कर ली है, एटलीस्ट तुम मेरे फियांसे को मुझसे वापस कर दो। तभी सूचिन कहने लगती है कि पहली बात तो मैं बता दूं कि तुम्हारी ही मम्मी थी जो मेरे पास आकर बोलने लगी थी कि तुम फोर्सफुली गु जिनचेन से शादी कर लो। और तभी सूचिन पूरी मीडिया वालों के सामने एक रिकॉर्डिंग सामने रखती है, जब उसको ब्राइड की ड्रेस में वो जबरदस्ती वहाँ पर लेकर आए थे और उसको मिसेस सू ने कहा था कि तुम्हें तो जीने का भी हक नहीं है। और उसी टाइम सुयान ने सूचिन को उसकी ग्रैंडमा को मारने की धमकी भी दी थी। तभी मीडिया वाले उस पर क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या सुयान तुम झूठ बोल रही थी? क्या ये सब तुम्हारी एक्टिंग थी? क्योंकि रिकॉर्डिंग से कुछ और ही पता चल रहा है। और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और कहती है कि हमें तुम्हें मर्डरर्स को अंदर करना ही पड़ेगा। तभी जाते जाते ग्रैंडमा बोलने लगती है कि तुमने हमारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, एक बार हमें बाहर आने दो, तब देखना हम तुम्हारा क्या करेंगे। सूचिन उनके ऊपर हंसने लगती है। ये सब लाइव ब्रॉडकास्टिंग में शाओरू और उसके अंकल सुन रहे होते हैं और फिर उनका सारा प्लान बिगड़ जाता है, तो उसका मूड खराब हो जाता है। लेकिन तभी वो कुछ और ही प्लान बनाने लग जाती है ताकि वो इस सिटी में वापस आ सके जहाँ से उसको भाग जाने को कहा था। तभी गु जिनचेन और सूचिन कार में जा रहे होते हैं और उसे गु जिनचेन बोलता है कि तुमने तो बड़ी शातिर तरीके से सब कुछ हैंडल किया, तभी तो मैं सोच रहा था कि तुम इतनी कामली कैसे बैठी हुई हो। तभी वो बोलने लगती है कि मैं तो हमेशा प्रिपेयर्ड ही रहती हूँ। तभी गु जिनचेन अपने प्यार का इजहार सूचिन से करने लगता है। तभी गु जिनचेन के फोन में सू मूचिंग का कॉल आने लगता है और फिर जैसे ही वो उसको उठाता है वो उसको स्पीकर में रख देता है। तभी सू मूचिंग बोलने लगता है कि क्या तुम्हारे साथ सूचिन है? तो वो कहता है कि मेरे बगल में ही है।
तभी सू मूचिंग सूचिन को बताता है कि मुझे 2 बातें पता चली है और ये बहुत ज्यादा अर्जेंट है। एक तो ये है कि सू फैमिली की जो कंपनी है, इन्होंने इसमें बहुत सारे पेंडिंग पेमेंट्स किए हैं, और दूसरा है कि हमारे पापा जो गायब हुए हैं उसका कोई ना कोई रिलेशन तो सुयान से जरूर है। तुम कैसे भी करके उसे कहीं से भी ढूंढो। तभी सूचिन सोचने लगती है कि आखिर सुयान कहाँ होगी, वो तो गायब हो चुकी है। तभी वो अपने सीक्रेट इन्वेस्टिगेटर के पास जाती है और बोलने लगती है कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि सुयान की कार में तुम एक लोकेटर लगा देना ताकि मैं उसकी लोकेशन फाइंड कर सकूं, और उसी लोकेटर से वो उसकी लोकेशन को फाइंड करने लग जाते हैं और सुयान का पता वो कर लेते हैं। तभी वो वही लोकेशन में पहुंचते हैं और वहां पर सुयान अपनी सुसाइड करने वाली होती है। लेकिन तभी सूचिन उसे कहती है कि अगर तुम मुझे मेरे पापा के बारे में सब कुछ बता दोगी तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। लेकिन सुयान कहने लगती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, और उसने एक नाइफ छुपा के रखी होती है जो कि पॉइजनस होती है, और जैसे ही वो उसकी तरफ उसको चलाने लगती है आगे से गु चिंचन आ जाता है ताकि सूचिन को चोट न लगे, और फिर वो बेहोश होने लग जाता है। इसी हाथापाई में सुयान भी वहां पर बेहोश हो गई थी। सूचिन बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि गु चिंचन बस आखिरी ही स्टेज में होता है, उसका कुछ पता नहीं होता है कि वो जिंदा रहने वाला है या नहीं। तभी सूचिन गु चिंचन के हाथ से उस पॉइजन को सक करने लगती है ताकि वो बच जाए, लेकिन वो भी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो घर पे होती है और गु चिंचन उसको उठते ही हक कर लेता है और कहने लगता है कि तुम पागल हो, तुमने उस पॉइजन को सक क्यों किया, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। तभी सूचिन कहने लगती है कि तुम भी मरने की ही स्टेज पर हो रहे थे, अगर मैं भी मर जाती तो क्या ही हो जाता। उसके बाद वो सुयान के बारे में पूछने लगती है। तभी वो लोग उससे मिलने जाते हैं और फिर गु चिंचन का असिस्टेंट बताता है कि सुयान तो पागल हो चुकी है, अब उसकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, और वहाँ पर सुयान एक टेडी बियर के साथ खेल रही होती है। तभी सूचिन को कॉल आता है कि आपकी कंपनी को कोई टेक ओवर करना चाहता है क्योंकि कुछ अनसेटल्ड पेमेंट्स थे। तभी वो वहाँ पर जाती है और वहाँ पर देखती है कि शाओरू बोल रही होती है कि यहाँ से 50 मिलियन का मेरा पेमेंट पेंडिंग था, और इसी वजह से मुझे अब इस फैमिली को देखकर कि इसमें तो कोई भी इंसान जिंदा नहीं है, मुझे ही इस फैमिली के कंपनी बिजनेस को टेक ओवर कर लेना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर सूचिन अपनी बहन को लेकर आ जाती है और कहने लगती है कि मैं 50 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ और मुझे अपनी कंपनी नहीं बेचनी क्योंकि अभी हम दोनों जिंदा हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सू फैमिली से अब कोई भी नहीं है। तभी वहाँ पर सू मूचिंग आ जाता है और बोलने लगता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक सू फैमिली को कोई टेक ओवर नहीं कर सकता, और क्योंकि वो लड़का है और वो इस घर का वारिस है, इसलिए शाओरू का तो अब कोई चांस ही नहीं था कि वो कंपनी को टेक ओवर कर पाए, और फिर वो किसी तरीके से फंस जाती है जिसकी वजह से वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसको और उसके अंकल को वहाँ से ले जाने लगती है। और जाते जाते वो गु चिंचन को कहती है कि एक बार घर जाकर अपनी मम्मी को ज़रूर देख लेना, उनकी हालत शायद देखने लायक ना हो। और फिर तभी गु चिंचन को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है कि आपकी मम्मी को तो पॉइजन दे दिया गया है और उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी सूचिन घर में जाकर उसकी मम्मी को ठीक करने लग जाती है, और तभी सू मूचिंग सुयान के साथ खेल रहा होता है। तभी उसे पता लगने लग जाता है कि उसके पापा किधर हैं। उसको पता चलता है कि शाओरू और उसके अंकल का एक प्राइवेट रूम है जहाँ पर उन्होंने उनके पापा को कैप्चर किया हुआ होता है। तभी वो वहाँ जाते हैं और उनके पापा को लेकर आ जाता है, और तभी वो गु चिंचन को कॉल करके बताता है। तभी वो सूचिन को बताता है और सूचिन अपने घर जाती है और वहाँ पर अपने पापा को देखती है। तभी वो इंजेक्शन लगाने वाली होती है अपने पापा का ट्रीटमेंट करने के लिए, लेकिन तभी सुयान बोलती है कि आप ऐसा मत कीजिए, शाओरू ने ऑलरेडी उनके साथ बहुत बुरी बुरी चीज़ें करी। तभी वो लोग उससे पता लगाने लगते हैं। तभी सुयान बताती है कि शाओरू ने उनके पापा के साथ बहुत बुरी बुरी चीज़ें करी,
जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था। जैसे ही उनके पापा को होश आता है, उनके पापा बोलने लगते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये कर्जा तुम लोगों के ऊपर एक बर्डन की तरह डाल दिया। मैं गलती से गैम्बलिंग की बुरी आदत में पड़ गया था, मुझे माफ़ कर दो। और आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। और तभी सूचिन और गु जिनचेन शाम को वॉकिंग पे जा रहे होते हैं। तभी गु जिनचेन कार में बैठते ही सूचिन को प्रपोज कर देता है। वो उसे रिंग देते हुए कहता है कि तुम प्लीज मुझसे शादी कर लो। और फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं और फिर उन दोनों का एक छोटा सा बेबी होता है। और यहीं पर ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।